भाई साहब आया मैं अहमदाबाद में पढ़ने के बाद कोई दारू की कंपनी में काम क्यों ही करेगा। और अब तो इनको शार्क टैंक ने भी बुला लिया है। आ गए 3 लोग आ गए तेरे साथ, कमाल है, मजा आ गया, मजा आ गया। तो इंडिया सिलिकॉन वैली बैंगलोर के सफर में हम पढ़े कोटोक्विक के फाउंडर विदेश सिधाना से। गुड इवनिंग। बिल्कुल बढ़िया यार, ऑल गुड। फिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि बात शार्क टैंक पे पहुंच गई। जब भी मैं आपको पैसा दे रहा हूँ मुझे नहीं पता वो कहाँ यूज होगा, कब यूज हो रहा है। यू हैड दैट परफेक्ट शर्मा जी के लड़के वाला कैरेक्टर। एसआरसीसी से फिर आया मैं अहमदाबाद, फिर कंपनीज लाइक बीरा आईटीसी पे काम किया। आपको स्टार्टअप करने का क्यों 1.5 years ऑफ खुद का काम, आई थिंक ग्रेटर लर्निंग देन 3 years ऑफ अ जॉब। 10 सेकंड सोनी पे एडवर्टाइज करने की कॉस्ट मुझे पता है कितनी है, और अगर मुझे 20 मिनट का एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म मिल रहा है। शार्क्स ने बोल दिया कि डायरेक्ट स्कैम कर रहे हो, तो एक डर होता होगा कि डर तो है ही यार। देखो टीवी पे क्या आ रहा है, कैसा आपका परसेप्शन बनेगा, तो कुछ किसी के कंट्रोल में नहीं है। काफी टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपने, पर ये मैंने बिल्कुल ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे भी सोचना पड़ेगा यार। जो क्वेश्चंस शार्क्स पूछते हैं वो सब बिफोर हैंड यार बिजनेस के खर्चों के लिए काम कर रहे हैं, खर्चों के लिए और बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए बहुत लोगों ने काम किया, पर हम यूपीआई पे काम कर रहे हैं। बस ये एक फर्क है कि पहले कार्ड्स होते थे, डिजिटल वॉलेट्स होते थे, कैश में अभी भी चल रहा है, पर यूपीआई की पावर जो है, जो हम पेमेंट इंडस्ट्री में देख रहे हैं, उस चीज़ के लिए हम बिजनेस एक्सपेंसेस को भी लाना चाहते हैं। और आइडिया यही है, बिजनेस कितने भी साइज का हो, किसी भी इंडस्ट्री का हो, कितने भी एम्प्लॉइज का हो, खर्चा तो होना ही होना है। और अगर खर्चा सबने करना है तो टाइम आ गया है कि आज बिजनेस के खर्चे भी यूपीआई के खर्चों पे आए। जैसे हम अपने पर्सनल खर्चों के लिए यूपीआई यूज करते हैं, अब बिजनेस के हर खर्चे के लिए यूपीआई वाउचर्स यूज करें जो कोटो पे दे रहा है। तो सर इस प्रॉब्लम के बारे में कैसे आपको। तो देखो, पेमेंट इंडस्ट्री तो है तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री, पर जो मेरे बाकी 2 को फाउंडर्स हैं, ये प्रोडक्ट का मेन यूजेज आया था सरकार में सब्सिडी डिसबर्समेंट के लिए। कि सब्सिडी भी जब डिसबर्स होती है तो एक स्पेसिफिक यूज के लिए होती है, स्पेसिफिक लोगों को जाती है जो बेनिफिशियरीज है, और स्पेसिफिक टाइम के लिए जाती है। तो जब पैसा किसी के बैंक अकाउंट में जाता है तो कहीं भी यूज करे, ना सरकार को पता लगता है, ना कहाँ यूज हुआ है, ना उसका आइडिया है। तो ये वाउचर्स आप लॉक कर सकते हो कि अगर ये साइकिल के लिए है तो साइकिल की शॉप पे ही चलेगा। और जहां भी मैंने यूज किया एज अ बेनिफिशियरी, पूरी एक ट्रेसेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बन जाती है कि किस बेनिफिशियरी ने क्या डेट, टाइम, क्या अमाउंट, किस जगह यूज किया है। तो सरकार अपना प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी मर्चेंट साइड भी कर सकता है और बेनिफिशियरी साइड भी कर सकता है। और सेम चीज को हम बिजनेसेस के लिए लाना चाहते हैं, जो अभी तक था नहीं। तो हमें वहाँ एक प्रॉब्लम दिखी और लगा कि यस, यूपीआई पे ये नंबर बहुत स्केल कर सकता है, तो वहां से हमने सोचा कि कुछ करते हैं। सो बेसिकली पूरी पेमेंट्स को हम ट्रैक कर सकते हैं अगर बिजनेस लाइन की बात करें। बिल्कुल। यू हैड दैट परफेक्ट शर्मा जी वाला कैरेक्टर, शर्मा जी के लड़के वाला कैरेक्टर। यू नो कि एसआरसीसी से फिर आया मैं अहमदाबाद, फिर कंपनीज लाइक बीरा आईटीसी पे काम किया। एंड देन आपको स्टार्टअप करने का क्यों अंदर से आया कि इसको क्विट करके स्टार्टअप करेंगे। देखो, स्टार्टअप करना है तो एक रिस्क, पर मुझे याद है जब हम एमबीए का क्वेश्चन पूछते थे ना और भरते थे कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years 7 years लेटर, Yeah. तो आई थिंक हर इंटरव्यू में एक सवाल का जवाब तो रहता ही था कि खुद का कुछ करना है। हाँ. और राइट टीम मिली, राइट 2 लोग मिले, अविरल और उजैर भाई, जो 2 मेरे को फाउंडर्स हैं। आई थिंक एक राइट टीम का होना बहुत ज़रूरी है, और जब एक राइट टीम मिलती है और एक अच्छा आइडिया पकड़ में आता है, आई थिंक वहाँ मुझे लगा कि यार नौकरी करते 6-7 साल हो गए एमबीए के बाद, टाइम आ गया है कि यार अब खुद का कुछ करें। और एक्चुअली जो एक्सपीरियंस है, लर्निंग है, जस्ट इन द लास्ट 1.5 years, आई थिंक जॉब के 3 साल से, मतलब 1.5 years ऑफ खुद का काम, आई थिंक ग्रेटर लर्निंग देन 3 years ऑफ अ जॉब। सर शार्क टैंक का एक्सपीरियंस कैसा रहा और फंडिंग मिली। देखो, फंडिंग तो मिली है, आपको दिखेगा भी, एपिसोड जरूर देखिएगा जब भी एयर हो रहा है, और होने ही वाला है, तो आपको जरूर पता लगेगा कैसी गई। पर हाँ, मतलब वो 1.5 घंटे की पिच रहती है, टीवी पे हमें खाली 15-18 मिनट का दिखता है, जो हमें भी नहीं पता क्या दिखेगा क्या नहीं दिखता। पर इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। बाहर के लिए है कि यार शार्क टैंक पे आ रहे हो, टीवी पे आ रहे हो, क्या होगा, पर वो 1.5 घंटे क्या रिकॉर्ड हुआ है, क्या बात हुई है, किसी को नहीं पता, क्या टीवी पे आएगा। पर ओवरऑल 5 शार्क्स बहुत ही कंफर्टेबल थे, कोई भी ऐसे इंटिमिडेटिंग या डराने वाला नहीं था। सब बहुत ही कैजुअल इंटरेक्शन करते हैं जैसे आपकी और मेरी हो रही है। पर एक फाउंडर को यस, बिफोर द एपिसोड और बिफोर आप टैंक में जाते हो, बहुत चीज़ें प्रिपेयर और रेडी होने की ज़रूरत है कि 10-20 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। हमें देखो, ये एक रेगुलर इन्वेस्टर पिच नहीं है, टीवी पे आ रहा है, मतलब कोई 15 साल का लड़का भी देख रहा है, कोई 55 साल की मेरी मदर भी देख रही है। आपको प्रिपेयर होके जाना है। प्रिपेयर होके जाना है कि यार किस ऑडियंस पे जा रहे हो, और आपको टीवी वाला क्या कंटेंट देना है। देखो, आपको अपनी चीज ऐसे समझानी है कि कोई भी देख रहा हो वो समझ पाए। और जब आपको टीवी जैसा एक मीडियम मिलता है तो आपको ध्यान रखना है कि आपका यूजर बेस कौन है, आप किससे बात कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम जो बाकी नॉर्मल जनता देख रही है, क्या वो भी आपकी बात समझ पा रही है, नहीं समझ पा रही है। देखो, है तो हमारा बिजनेस के लिए, इजी लैंग्वेज में होना चाहिए उसे। ईजी लैंग्वेज होना चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए कि अगर मैं किसी 12 साल के बच्चे को भी समझा रहा हूँ, उसको समझ आ जाना चाहिए प्रोडक्ट क्या है, कौन यूज करेगा, इसका फायदा क्या है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। और अगर थोड़ा कहीं एपिसोड में कुछ मसाला आ जाए, कुछ टीवी में, जो टीवी में लोगों को भी प्रोमो में दिखे, ट्रेलर में दिखे कि यार हाँ देखते हैं क्या है, जैसे इंस्टाग्राम पे कहते हैं कि यार हुक क्या है, या क्या मेरी अटेंशन कैसे ग्रैब होगी, तो टीवी के लिए भी मोर इम्पोर्टेंट है। तो यस, कुछ चीजें प्रिपेयर तो बिफोर हैंड करनी ही पड़ती है, बट ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। शार्क टैंक की टीम बहुत अच्छी है, शार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव। कितने फाउंडर्स हैं, मतलब डील कैसा हुआ था आपका। हमारा देखो, 5 में से 4 फाउंडर्स ने डील दी थी, और फाइनली हमने 2 शार्क्स
कि डील एक्सेप्ट। कौन से शार्क्स थे? एपिसोड में देखिएगा बिल्कुल। मैं चाहता हूँ आप एपिसोड भी देखो। शार्क कौन था? मेरे फेवरेट शार्क देखो टफ क्वेश्चन है थोड़ा, पर एक दिमाग में था कि अनुपम मित्तल एक पैनल में थे। वो मेरे भी वन ऑफ फेवरेट हैं वो। बिल्कुल कि आई थिंक इन्वेस्टिंग और टेक की दुनिया में उन्होंने बहुत अर्ली लीप लिया है, और जैसे देखने में भी आया है, सुनने में भी आया है, बहुत ही वेलकमिंग, बहुत ही एडवांस्ड है, और अपनी थिंकिंग में भी वो दिखता है, मतलब कि किस कंपनीज में वो इन्वेस्ट करते हैं, कैसे स्टार्टअप्स और यंग फाउंडर्स को पूरा इंकरेज करते हैं। तो वो श्योरली वन ऑफ माय फेवरेट शार्क्स थे। सच सच बताना कि शार्क टैंक में जाने का मेन रीजन क्या था? देखो 2 रीज़न होते हैं। एक तो यस कि आपका ब्रांड टीवी पे आता है, तो मैं मार्केटिंग की दुनिया से आता हूँ, तो 10 सेकंड सोनी पे एडवर्टाइज करने की कॉस्ट मुझे पता है कितनी है, करेक्ट। और अगर मुझे 20 मिनट का एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो वो बहुत बड़ा प्लस है। सेकंड, यस शार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट थे कि यार खाली शार्क्स नाम के लिए नहीं चाहिए थे हमें, जो शार्क्स एक्चुअली थोड़ी एक्सपर्टीज लाए, थोड़ा हमें भी मेंटर करें, और थोड़ा आगे हमारी ग्रोथ कैसे होगी, चाहे वो अपने नेटवर्क, उनके नेटवर्क के थ्रू हो, चाहे हमारी गाइडेंस के थ्रू हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। खाली पैसा लेना नहीं था, फंडिंग तो हमने पहले भी उठा रखी थी एक राउंड, पर इंपॉर्टेंट यही था कि यार ये रेगुलर इन्वेस्टर पिच नहीं थी जो हम ऑफलाइन या ऑनलाइन करते हैं, ये टीवी पे आने वाला था, तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर था, पर शार्क्स की मतलब आई थिंक वैल्यू कैन नेवर बी अंडर एस्टिमेटेड। सर लाइक सबका सपना होता है कि वो एक दिन शार्क टैंक पे जाएगा, तो शार्क टैंक स्टार्टअप्स को सिलेक्ट कैसे करता है कि आइडिया देखता है, नंबर्स देखता है, या फाउंडर्स को देखता है, एंड आपके केस में क्या रहा होगा? आई थिंक सब कुछ ही देखता है। आई थिंक काफी लेंदी एंड डिटेल्ड प्रोसेस है शार्क टैंक टीम का। मल्टीपल राउंड्स हैं, पहले आपको अपनी एप्लीकेशन देनी होती है जिसमें सारे फाउंडर्स की डिटेल्स जाती हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या मार्केट साइज है, सब कुछ एसेंशियली जो आप टीवी पे देखते हो, जो क्वेश्चंस शार्क्स पूछते हैं वो सब बिफोर हैंड, और उससे कई ज़्यादा क्वेश्चंस फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। उसके बाद अलग से आपके नंबर्स के ऊपर भी होता है, फिर एक मॉक शूट भी होता है जिसमें आप शार्क्स को नहीं पर उनकी सोनी की बिजनेस टीम को इन कैमरा शूट करते हो 1.5 घंटे के लिए। मतलब वो पूरा उसको एक मॉक पिच हो गई, मतलब बिफोर द पिच वो देखते हैं कि एक तो आप कैमरा के आगे कैसे फ्रेंडली हो या नहीं हो, सेकंड अगर क्वेश्चन मैं आपसे रियल एनवायरनमेंट में पूछ रहा हूँ तो कैसे आप जवाब दोगे, क्या दोगे। तो आई थिंक उनकी टीम भी काफी इन्वॉल्व रहती है, सोनी और शार्क टैंक इंडिया की, काफी वेल डिटेल्ड प्रोसेस बना हुआ है उनका, तो ओवरऑल प्रोसेस काफी अच्छा और डिटेल्ड है, बहुत रिफाइन होके, मतलब हम लोग जो देखते हाँ यार 5 साल हो गए, मतलब उनको भी अभी 5th सीजन चल रहा है। करेक्ट। तो आई थिंक शार्क टैंक इंडिया एज अ प्लेटफॉर्म हैज डन वेरी वेल टू सपोर्ट स्टार्टअप्स एंड कंपनीज, चाहे वो कहीं से भी आ रही हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो शायद पहली बार शार्क टैंक पे आके पिच करते हैं इन्वेस्टर के लिए। लकीली हमें ऑलरेडी काफी हमने पिचेस कर रखी थी, तो वो जरूर हेल्प किया कि इन्वेस्टर की क्या क्वेश्चंस आएंगे, कैसे टैकल करना है, क्या बात करनी है। पर आई थिंक कोई पहली बार भी अगर आता है और पिच करता है तो ओवरऑल सोनी टीम काफी उनको गाइड करती है, और शार्क्स एक्चुअली काफी सपोर्टिव रहते हैं कि यार एक फाउंडर को काफी कंफर्ट दे, चाहे आप कैमरा पहली बार, सब लोगों को नहीं आदत होती कैमरा पे आके बात करने की, स्टेज का डर होता है, और जिसको स्टेज का डर नहीं भी होता है ना, वो शार्क टैंक के नाम से आ सकता है, अनलेस कोई एक्टर एक्ट्रेस है जिसने मूवी टीवी शोज कर रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आई मीन बहुत अच्छा इकोसिस्टम एंड प्लेटफॉर्म बना दिया है उसने। बिल्कुल है, बिल्कुल एक काफी फेयर चांस मिलता है, इवन नो इट इज कंप्लीटली अनस्क्रिप्टेड, कुछ भी ऐसा स्क्रिप्टेड नहीं होता एक्सेप्ट फॉर योर इनिशियल 60-70 सेकंड पिच जो आप रिहर्स करके जाते हो, वो तो ऑडियंस की क्लियरिटी के लिए है कि इजीली पिच कर सकें। बाकी कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ नकली नहीं है, इट इज ऑल व्हाट यू एक्चुअली डू। कोई भी क्वेश्चन बिफोर हैंड आपको नहीं पता होता, कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है कुछ नहीं पता, सब कुछ वो 1.5 घंटे की नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के ऊपर है, और जो टीवी पे 18 से 20 मिनट आएगा वो उनकी एडिटर टीम डिसाइड करती है। तो थोड़ा फेयर भी होता है, क्योंकि अभी रिसेंट हमने कुछ फाउंडर्स को देखा कि शार्क्स ने बोल दिया कि डायरेक्ट स्कैम कर रहे हैं वो। बिल्कुल, तो एक डर होता होगा कि कहीं ऐसा क्वेश्चन कोई आया जो डर तो है ही यार। देखो टीवी पे क्या आ रहा है, कैसे आपका परसेप्शन बनेगा, वो तो कुछ किसी के कंट्रोल में नहीं है, पर आई थिंक इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको पता है आपको झूठ नहीं बोल रहे, आपके नंबर्स गलत नहीं है, आप कोई आपने झूठ नहीं बोला है फॉर्म में या वहाँ क्वेश्चन में, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। आप मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के बारे में बहुत बात करते हो, हाँ जी, तो आज तक की सबसे क्रेजिएस्ट मार्केटिंग कैंपेन कौन सी रही है जिसके बारे में शायद बहुत लोग नहीं जानते? शायद बहुत लोग नहीं जानते। हाँ, काफी टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपने कि बहुत लोग नहीं जानते पर कैंपेन अच्छा रहा। हाँ, कैंपेन मतलब बहुत सॉलिड कॉन्सेप्ट वाइज था या मस्त एकदम? मुझे भी सोचना पड़ेगा यार, क्योंकि अब रेड बुल वगैरह की बात करें तो हर कोई जानता ही है। नहीं बिल्कुल, देखो चाहे कोक हो, ये सब रेगुलर कंपनी जिसके हर कोई मार्केटिंग टीचर या सब एग्जांपल देते हैं, इनका तो सबको ही पता होता है। पर और ऐसा कौन सा कैंपेन है जो एक्चुअली मतलब आप जब उसके बारे में पढ़े हो तो लगा हो यार ये कॉन्सेप्ट कितना सही है, पर लोगों को पता नहीं है कि ऐसा भी हुआ था कभी। आई थिंक अगर इस साल की बात करें तो मतलब आई थिंक 2025 मेरे लिए तो वाज ऑल अबाउट योर बॉलीवुड मूवीज एंड शोज एक्चुअली टीचिंग हाउ यू डू मार्केटिंग कैंपेन्स, चाहे वो सैयारा हो गई, चाहे वो बैड्स ऑफ बॉलीवुड हो गया या धुरंधर हो गया, तीनों काफी चली, अक्रॉस एज ग्रुप्स से एक्सेप्टेबिलिटी मिली, पर बहुत कंटेंट जो हम देख रहे थे जिससे अराउंड हाइप बनी है, इसको एक्चुअली कंटेंट सीडिंग कहते हैं कि यार अपना कंटेंट डालो, चाहे वो अक्षय खन्ना के फेमस स्टेप हो गए, चाहे सैयारा की आपको कपल्स की रोते हुए रील्स दिख गई या हॉल की वीडियोस दिख जाए, चाहे बैड्स ऑफ बॉलीवुड के क्लिप्स या कहीं ये दिख जाए, तो
इन्होंने बहुत अच्छी ब्रांड पार्टनरशिप्स भी की अक्रॉस दीज 3 फिल्म्स, पर ऑल्सो कि जैसे वो कंटेंट को ग्रेजुअली हर यूजर की लाइफ में लाया गया कि यार एक रील पे मैंने इतने गाने देख लिए हैं कि फिर वो कैच ऑन इफेक्ट आ जाता है कि यार सब कर रहे हैं, चाहे वो किसी ने पैसे देखे हैं, पर आपको एज अ कंज्यूमर नहीं पता लगता वो पैसे देके हुआ है या पैसे देके फैलाया जा रहा है, पर वो जो एम्पलीफिकेशन हुई है वो बड़े पेजेस से हुई और ग्रेजुअली फिर छोटे लोगों और हम जैसे क्रिएटर्स नॉर्मल लोगों ने यूज करना शुरू किया, तो फर्दर वो स्नोबॉल इफेक्ट बनता रहा, ट्रेंड बन जाता है। ट्रेंड बन गया मतलब बिल्कुल। तो आई थिंक इस साल के एटलीस्ट जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, द टॉप कैंपेन्स वर नॉट डन बाय your FMCG and your Zomato, Swiggy. But I think it was these 3 movies and shows which actually stole the show and also taught all of us कि यार ये तरीका है मूवीज और शोज को एक कंज्यूमर की लाइफ में घुसाने का। ये लोग बहुत सोच समझ के सारी चीजें पहले को सोच समझ के तो सभी काम करते हैं। हाँ। हर कंपनी छोटी है छोटी, बड़ी से बड़ी सोच समझ के ही काम करती है, पर आई थिंक एक कंज्यूमर को कब वो चीज एड की तरह नहीं लग रही और कब वो नेचुरल उसकी लाइफ में आ जाती है ताकि वो कंज्यूमर भी उससे एडिक्ट हो, उसके अराउंड बात करे, उसके अराउंड शेयर करे अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप के साथ, अपने सोशल मीडिया पे, वो इंपॉर्टेंट बनता है। उनको इन्फ्लुएंस करना बहुत बिल्कुल है, तब भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सर आपकी स्टार्टिंग से स्टोरी मतलब थोड़ी आप बताओ कि आपका लाइक कैसे माइंडसेट था बचपन से ही और फिर कैसे आपने पढ़ाई की, फिर मतलब थोड़ा ऐसे। देखो मुझे कभी इंजीनियर नहीं बनना था, तो मैंने क्लास 5th 6th में ही सोच लिया था। हाँ। उसके बाद 10th में अच्छे मार्क्स आए, 12th में अच्छे मार्क्स आए, मेरे पास 11th 12th में भी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथ्स सब्जेक्ट थे। तो ज़रूर इच्छा थी कि यार DU में जाएंगे और लकीली SRCC में एडमिशन भी हो गया बीकॉम ऑनर्स में। फिर सोचा कि यार पढ़ाई एक बार शुरू कर ही दी है तो एक साथ ही MBA भी कर लेते हैं, कि तो बीच में ब्रेक नहीं चाहिए था मुझे और इंडिया से ही काम करना था, मुझे बाहर कभी नहीं जाना था, इंडिया में ही पढ़ाई करनी थी, इंडिया में ही रहना था। बाहर वेकेशंस के लिए ज़रूर जाओ, पर मेरे हिसाब से इंडिया में काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं अक्रॉस जो काफ़ी आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने अपना MBA किया, काफ़ी ट्रेडिशनल जर्नी रही है कि यार पढ़ो लिखो मार्क्स लाओ। MBA अपना मैंने IIM अहमदाबाद से किया और उसके बाद इतना पढ़ने के बाद कभी सोचा नहीं था यार कि एक अल्कोहल कंपनी से करियर शुरू होगा, पर हाँ फर्स्ट जॉब जो MBA के बाद लगी वो बीरा में थी, एक बियर कंपनी है। और 2017-18 में कंपनी मतलब लॉन्च में 1.5-2 साल ही हुए थे, काफ़ी कूल कंपनी थी। एक बियर ब्रांड जो एक्चुअली बदलना चाह रहा था कि यूथ कैसे बियर पीता है एंड खाली आपके रेगुलर जो 2-3 ऑप्शन है, अल्कोहल बहुत टफ इंडस्ट्री है इंडिया में, काफी रेगुलेटेड है, बहुत रेगुलेटेड है। 3 साल मैंने बीरा में काम किया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मल्टीपल मार्केट्स खोली, सेल्स में काम किया, मार्केटिंग में काम किया और वहाँ से तब D2C का वेव आ रहा था कि ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, D2C हो गई। मुझे चांस मिला लिशियस में काम करने के लिए, तो अल्कोहल से मैं मीट में गया, वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं, 1 साल ही काम किया मैंने और 2 स्टार्टअप देखने के बाद फिर मन था कि यार थोड़ा सिस्टम स्केल प्रोसेसेस देखो। फिर मैंने ITC ज्वाइन किया एज अ ब्रांड मैनेजर फॉर सनफीस्ट बिस्किट्स और ITC में मुझे एक्चुअली लार्ज स्केल प्रॉपर टीम, मल्टीपल वेंडर मैनेजमेंट, प्रोसेसेस, मीडिया बजट सब देखने को मिला। वहाँ पे भी मैं जब आप ब्रांड मैनेजर होते हो तो पूरे प्रोडक्ट का P&L आप देखते हो, तो सेल्स कैसे हो रही है, मार्केटिंग कैंपेन्स कैसे हो रहे हैं, कस्टमर क्या सोच रहे हैं, सब पे ही काम किया। मतलब वहाँ 2.5-3 साल काम किया ITC में और फिर खुद का शुरू किया। तो काफ़ी अलग जर्नी रही यार, मतलब काफ़ी दारू से, मीट से, एक बहुत पिवट्स हुए हैं। बिल्कुल यार, एक टोबैको हेवी कंपनी, ऑल्दो मैं FMCG में काम करता था और ITC का नॉन टोबैको डिविजन भी काफ़ी अब रेवेन्यू करने लग गया है, काफ़ी फोकस में आ गया, पर कभी सोचा नहीं था यार कि इंडियन कंपनीज में काम करेंगे और अब बिल्कुल पेमेंट में ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट। फाइनेंस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड फॉर यू, लाइक इवन आप उधर भी मार्केटिंग में थे, ब्रांडिंग में थे एंड देन तो शिफ्ट होने में भी काफी कुछ चीजें इस क्लास से सीखनी पड़ी होंगी। बिल्कुल यार, देखो फाइनेंस के टर्म्स जार्गन सीखने पड़े, हाँ। क्या कैसे चलती है दुनिया, पर आई थिंक बचपन में तो कभी ये भी नहीं सोचा था बिस्किट बेचेंगे या कभी शराब बेचेंगे। हाँ। वो भी किया तो आप पेमेंट्स और कुछ UPI पे भी बेच ही सकते हो। हाँ। देखो किसी भी चीज़ को बेचने के लिए खुद उसका यूज़र होना ज़रूरी नहीं है, आपको जो यूज़ करने वाला है उसको समझना पड़ेगा कि उस यूज़र, देखो अगर मैं स्टील बेच रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि यार या मैं हार्पिक बेच रहा हूँ तो भैया मैं हर रोज़ बाथरूम साफ कर रहा हूँ या मैं स्टील हर रोज़ लगा रहा हूँ घर में, तो खुद यूज़र हो या ना हो, जो आपका यूज़र है उसकी क्या मेंटालिटी है, वो उसको आपके प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्टेशन है वो क्लियर होनी चाहिए। और सेम फाइनेंस के लिए भी है, एक कंपनी कैसे सोच रही है, डिसीजन मेकर्स क्या सोच रहे हैं, जो एंड यूज़र यूज़ करने वाला है उसको क्या प्रॉब्लम्स है, अगर उसको टैकल कर सकते हो तो आई थिंक आप कुछ भी बेच सकते तो हो। इधर मतलब 2 चीजें होती हैं कि एक तो एक प्रॉब्लम है जो मैं खुद फेस कर रहा हूँ और मुझे उसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूँ। दूसरा होता है कि वो प्रॉब्लम मैं नहीं फेस किया, कोई और बंदा फेस कर रहा है, तो लेकिन क्योंकि मैं वो बंदा नहीं हूँ तो सबसे ईजी तरीका क्या होता है कि किसी प्रॉब्लम को महसूस करना है जो आप फेस भी नहीं कर रहे हो। देखो आई थिंक जो आप महसूस नहीं कर रहे या खुद आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, इंपॉर्टेंट ये है कि आप समझो कि ये प्रोडक्ट या इस दिक्कत कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं। और मैं इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स नहीं, उस कंपनी में अगर मैं B2B की बात करूँ कि कौन आपके प्रोडक्ट को डाल सकते हैं, कौन डिसीजन मेकर्स हैं, कौन एंड यूजर्स हैं, कौन इसको यूज करेंगे फाइनली, और उनकी आप प्रॉब्लम समझो। एंड ऑब्वियसली बहुत ग्राउंड वर्क और रिसर्च करनी पड़ेगी, मल्टीपल लोगों से बात करना पड़ेगा। जैसे हम डील करते हैं फाइनेंस टीम के साथ, HR टीम के साथ, बिजनेस ओनर के साथ और फाइनली यूज करता है एम्प्लॉइज हमारा सोल्यूशन। तो हर
पॉइंट ऑफ स्टेक होल्डर से बात करनी पड़ती है, उसकी प्रॉब्लम समझनी पड़ती है। क्या आपका प्रोडक्ट उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, बहुत जरूरी है। और कर पा रहा है तो क्या उनको बेनिफिट दिख रहा है करंट वो जो यूज कर रहे हैं वर्सेस योर्स, और जब तक वो सिग्निफिकेंट शिफ्ट नहीं है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, डेल्टा नहीं है, वो आप नहीं यूज करना चाहेंगे। तो किसी स्टार्टअप आइडिया को मैं जल्दी से जल्दी कैसे वैलिडेट कर सकता हूँ? आई थिंक ग्राउंड रिसर्च है ना, आप जो भी आपका यूजर बेस है, आपका टारगेट यूजर बेस है, या आपके दिमाग में आपका आईसीपी है, उससे बात करो, समझो कि उनकी लाइफ में क्या दिक्कत है। पहले उनको प्रोडक्ट समझ आ रहा है, ये दिक्कत भी उनकी लाइफ में है या नहीं है, क्या दिक्कत, या अपना प्रोडक्ट समझाने के बाद वो यूज करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, उससे आपको खुद आइडिया लगता रहता है। जितना आप यूजर से बात करते रहो, उतना आपकी क्लैरिटी, आपका फीडबैक ओवर व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट योर प्रोपोजिशन इज, बिकम्स इवन मोर क्लियर। मतलब ऑन ग्राउंड जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत लोग, इवन मैं भी एक टाइम पे लैपटॉप खोला, उस पे रिसर्च। नहीं, देखो एक प्राइमरी रिसर्च इंपॉर्टेंट है कि गूगल पे किया आपने, एआई के थ्रू किया, समझा मार्केट कितनी बड़ी है, कौन आपका यूजर बेस हो सकता है, पर जब तक आप एक्चुअल उस, देखो वो स्टार्टिंग पॉइंट है, बट दैट कैन नॉट बी योर एंड पॉइंट। करेक्ट। एंड जरूरी यही है कि आगे समझना कि कौन क्या यूज कर रहा है, वो बात करके ही पता लगेगा। सर आपको क्या लगता है कि एक ऐसी क्वालिटी जो होनी ही चाहिए अगर आपको एक बहुत बड़ी कंपनी बनानी है? पता नहीं यार, मतलब मुझे भी नहीं पता मेरे में ऐसी कोई क्वालिटी है या नहीं, बट हाँ। लगे रहना यार, मतलब और कुछ नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, मतलब कैन नॉट गिव अप एंड जस्ट हैव टू बी एट इट। मतलब बस लगे रहो, कुछ ना कुछ अगर आप हाथ पैर मारते रहोगे, तो हाथ पैर अगर जैसे पानी में फेंक दिया, हाथ पैर मार के मतलब या तो डूब जाओगे या स्विमिंग सीख जाओगे। Correct. तो यही बात है, अगर हाथ पैर मारते रहे, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। और अगर नहीं निकल रहा, तो वो भी आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है कि जो मैं कर रहा हूँ नहीं चल रहा, आगे बढ़ो। सर आप आप तो काफी बैकग्राउंड लेके चल रहे हो कि लाइक एसआरसीसी, फिर आईआईएम अहमदाबाद, फिर इंडिया की टॉप कंपनीज में काम करना, एंड देन फिर आप खुद का बिल्ड कर रहे हो। बट कुछ लोग होते हैं जो 12th के बाद में कुछ बनाना चाहते हैं, लाइक या ज्यादा से ज्यादा एक कॉलेज ड्रॉप आउट है, ठीक है, मतलब कॉलेज पास कर लिए, तो आप क्या कहते हो, दोनों में से बेटर क्या होता है कि आप? देखो मेरे हिसाब से ऐसे कोई सेट पाथ तो है नहीं। हाँ। और बहुत आजकल डिबेट भी चल रही है कि एमबीए करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से, या कॉलेज ड्रॉप आउट भी सक्सेसफुल है तो कोई खराब बात नहीं है। Correct. पर जो ये डिग्री, ये इंस्टीट्यूशंस आपको एक पढ़ाई के अलावा जो एक नेटवर्क देते हैं, एक वैलिडेशन देते हैं, और ये इंस्टीट्यूट क्या होता है यार, ये एक स्टेपिंग और एक प्लेटफॉर्म बन जाता है पहले एक कंपनी में जाना। कंपनी भी अगर वैलिडेट कर दी कि आपने एमबीए किया, मैं तभी हायर कर रही हूँ आपको, तो उनके लिए एक चेक पॉइंट हो गया। पर एक बार आप काम करना शुरू करोगे तो आपने एमबीए कहाँ से किया है, डिग्री कहाँ से किया, उसकी वैल्यू नहीं बचती। आपका काम ही बोलेगा आपके लिए। पर वहां तक पहुंचने के लिए अगर ये डिग्रीज हेल्पफुल है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मेरे हिसाब से यार, एमबीए के बाद मैंने 6+ साल काम किया है, और जरूरी यार, मतलब बहुत चीजें आप सीखते हो, शायद मैं खुद करता तो भी सीख जाता, पर वो एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट है। ठीक है, एज एन एम्प्लॉय प्रेशर है, पर मेरे पैसे नहीं लगे, मेरी खुद की कंपनी नहीं है। ऑल्दो आप ओनरशिप लोगे, पर बहुत चीजें हैं जो आप सीखते हो काम करके, और होप यही है कि जो आपने सीखा है वो आप खुद के में लगा पाओ। कोई अगर कॉलेज ड्रॉप आउट होकर लगा पाता है, बहुत अच्छी बात है। कोई 12th के बाद लगा पाता है, बहुत अच्छी बात है। कोई 20 साल काम करके लगा पाता है, कोई, देखो कोई सही या गलत नहीं है, जब आप यूज कर पाओ, आई थिंक उसका यूज है। मतलब अगर आप कहीं जॉब करते हो या किसी कॉलेज से ग्रेजुएट हो, तो प्रूफ ऑफ वर्क रहता है, प्लस ये जो कंपनीज होती है आपको हार्ड वर्क करना सिखा देती है। सिखाती है, देखो हार्डवर्क के अलावा एक्चुअली वो आपके लिए टेस्टिंग एनवायरनमेंट हो जाता है। करेक्ट। क्या चीजें चल रही हैं, कैसे वर्क करना है, क्या सिस्टम लगा है, कैसे टीम से बात करनी है, कैसे आप सेल्स कर रहे हो, कैसे मार्केटिंग कर रहे हो, कैसे फंड रेजिंग कर रहे हो। खुद के लिए करते हो तो ऑल टुगेदर न्यू ओनरशिप, नया अलग ही एक्सपीरियंस रहते हैं। पर आपने कहीं किसी और कंपनी के लिए कर रखा है तो बिल्कुल हेल्प करता है यार, व्हाई नॉट। आज स्टार्टअप बनाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो प्रोडक्ट बना लो, उसके बाद में मार्केटिंग वगैरह करो। दूसरा होता है कि पहले डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करो, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू, एंड देन उसके ऊपर ऑडियंस बना के, एंड देन आप प्रोडक्ट बनाओ। तो आपके हिसाब से लाइक कौन सी अप्रोच ज्यादा बेटर है? देखो पहले तो आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, जो भी हो, क्योंकि आपका अगर प्रोडक्ट खराब है और जितनी भी आप मार्केटिंग कर लो, कभी ना कभी तो यूजर्स को समझ आएगा कि ये प्रोडक्ट नहीं चल रहा। या एक एवरेज प्रोडक्ट को आप अच्छे बजट के साथ एक टाइम तक ही बेच सकते हो, ज्यादा नहीं बेच सकते। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है आई थिंक बिफोर यू स्टार्ट। और वो प्रोडक्ट मुझे किसको बेचना है वो इंपॉर्टेंट है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन तो आएगा यार, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो अगर आप कंटेंट हैवी या मार्केटिंग हैवी जा रहे हो और सामने वाले को आपका प्रोडक्ट ही नहीं अच्छा लग रहा, तो अगर मैं वहां 10 करोड़ भी डालूं उसका कोई यूज नहीं होने वाला। तो मेरे हिसाब से तो इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि प्रोडक्ट फर्स्ट या मार्केटिंग फर्स्ट, इट हैज टू बी प्रोडक्ट। बट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट रखते हैं, अगर प्रोडक्ट भी अच्छा रहता है, तो डोंट यू थिंक वो ज्यादा बेटर होगा? वो तो वही है कि पहले तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन में भी ना आपको किससे बात करनी है। जैसे अगर आप उषा कपिला की बात करें, अंडरनीथ की, तो एक प्रॉब्लम थी, उन्होंने भी अपना प्रोडक्ट डे 1 पे लॉन्च नहीं किया, पहले मल्टीपल कंटेंट डाले कि जो प्रॉब्लम एक एवरेज फीमेल फेस करती है अराउंड बॉडी वेयर, और फिर प्रोडक्ट आया। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही कि ये प्रोडक्ट ले लो मैं बेच रही हूँ, ऐसे नहीं होता है। मतलब लोग किसी को फॉलो जरूर करते हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि उससे खरीदेंगे भी और उसको पैसे भी देंगे। वो तभी देंगे अगर आपका प्रोडक्ट में दम है, या मुझे लग रहा है कि मुझे ये दिक्कत है, प्रोडक्ट कुछ सॉल्व कर रहा है, वो होगा तो मैं जरूर खरीदूंगा।
इवन आई हैव सीन यू कि आप लिंक्डइन पे काफ़ी सारे कंटेंट बनाते हो एंड यू हैव लाइक मोर देन 15,000 फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन, सो वहाँ से कुछ लीड्स आती हैं या बिल्कुल यार, देखो बिजनेस लीड्स के लिए इंस्टाग्राम से ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट लिंक्डइन एज अ मीडियम या चैनल है। तो बिल्कुल मैं अपनी पर्सनल प्रोफाइल यूज़ करता हूँ उसके लिए, और मुझे कोई शर्म नहीं है कि अगर मैं खुद के प्रोफाइल के थ्रू नहीं बेच पाऊंगा तो क्या ही फ़ायदा है। Correct. पर यस, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट ही है। खाली मेरा नाम देख के या मेरी प्रोफाइल देख के कोई खरीद नहीं लेगा। इनिशियल बात ज़रूर कर लेगा, पर उसके बाद उसको मेरा प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगेगा, जो आप पिछला क्वेश्चन पूछ रहे थे। अगर प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं खरीदेगा। मतलब ठीक है, मैंने आपको मैसेज किया अगर लिंक्डइन पे, आप ज़रूर प्रोफाइल देखोगे, आपको अच्छी लगेगी, आप रिप्लाई करोगे, जानना चाहोगे, और अगर मेरा प्रोडक्ट ही बेकार है तो कॉन्वर्सेशन वहीं क्लोज हो जाएगी। तो इम्पोर्टेंट यही है कि यार मैं उसको यूज़ करूँ फॉर द राइट वे टू रीच टू द राइट स्टेक होल्डर्स इन ईच कंपनी, और वो मैं यूज़ करता हूँ यार बिल्कुल। सर एक फाइनल एडवाइस जो आप देना चाहो किसी 20 ईयर्स ओल्ड को, तो क्या होगी? यार इतना सोचो मत, पहली बात थोड़ा गो विद द फ्लो वाला माइंडसेट रहे। और जो ये देखो, शार्क टैंक एक बहुत अच्छा मीडियम लगता है, टीवी पे ग्लैमरस लगता है, सब कुछ इतना ग्लैमरस है नहीं, एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ भी इतनी ग्लैमरस है नहीं। तो तभी आप कुछ शुरू करने का सोचो जब आप श्योर हो, जब आपका आइडिया में आप श्योर हो, प्रोडक्ट या सर्विस में श्योर हो, एक टीम आपकी श्योर है, तो आप घुसो। खाली नाम के लिए मत घुसो यार। तो फाउंडर के टैग के लिए मत घुसो, हाँ, बिल्कुल। लिंक्डइन पे फाउंडर लिखना है। वैसे उसका कोई फायदा नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर, इट वाज ग्रेट। डन अभिषेक, थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच।